कैसे दिख रहा होगा एक्सरे पे। आप ऊपर हाथ उठा दोगे तो आपको एक हड्डी दिखेगी ऊपर से ह्यूमरस आते हुए, ग्लेनोइड प्रोसेस आपको ऊपर दिखेगा। तो ये तो वो तो हम लोग वैसे ही पहचान जाते हैं कि लेटरल साइड का है। लेकिन लेटरल साइड हम क्यों कराते हैं? प्लूरल इफ्यूजन देखने के लिए या फिर फ्रैक्चर देखने के लिए। फिर बात करते हैं रोटेशन की। फिर हम लोग बात करते हैं जो हम लोगों का क्वालिटी है, इमेज क्वालिटी, टेक्निकल क्वालिटी। और उसमें सबसे पहला क्या है? हम लोग कौन से स्टेप पे हैं अभी फिलहाल? फोर्थ स्टेप। तो फोर्थ स्टेप पे हैं। फोर्थ स्टेप में हम लोग बात करते हैं टेक्निकल क्वालिटी। और टेक्निकल क्वालिटी में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे रोटेशन। सबसे पहला डिस्कशन हम लोगों का होगा रोटेशन पे। रोटेशन क्या है? रोटेशन है जब आप सामान्य पोजीशन में, जिस पोजीशन में आप एक्सरे लेना चाह रहे हैं, और उस पोजीशन में पेशेंट अगर रोटेट हो जाए, क्या जैसे हम लोग एक्सरे में रोटेशन पढ़ने जा रहे हैं, आपको क्या लगता है एक्सरे में रोटेशन होना चाहिए नहीं होना चाहिए? हाँ, एक्सरे का भी फोटो खराब आ जाएगा। आपको सही पोजीशन पे खड़ा होना है। तो रोटेशन क्या है? और एक्सरे में तो और ज़्यादा अच्छे से देखते हैं हम लोग, एक एक बोन देखते हैं तो हम लोग रोटेशन समझते हैं। रोटेशन क्या है कि पेशेंट रोटेट ना हो उस टाइम। अगर वो रोटेट हो गया तो मतलब इमेज क्वालिटी, हम लोग यहाँ क्या पढ़ रहे हैं? नेक्स्ट स्टेप क्या है हम लोग का? इमेज क्वालिटी। हम लोग यही अब क्या है, अब जो ये इमेज क्वालिटी है इसमें खराबी अगर आती है तो ज़्यादातर गलती किसकी होती है? टेक्नीशियन की, एलटी, उसका एक्सरे टेक्नीशियन की। इमेज क्वालिटी ये हम चेक करते हैं कि क्वालिटी क्या है। इमेज क्वालिटी, अगर जिसका हम फोटो ले रहे हैं उसको हम सही से समझा कर रोक ना पाए और वो मूव होता रहे तो फिर कैमरामैन की गलती है। और एक्सरे टेक्नीशियन क्या है? कैमरामैन ही है जो फोटो ले रहा है। तो रोटेट नहीं होना चाहिए पेशेंट। जिस कंडीशन में आप उसको खड़ा कर दें उस कंडीशन में खड़ा रहे। अगर आपने उसको कहा है कि आप एक्सरे डिटेक्टर के पास जाइए और उसको हक करके खड़े हो जाइए, और जब मैं कहूँगा तभी आप हिलना, और चिन्ह आपको स्टैंड पे रखना है, तो चिन्ह रख कर कुछ ऐसा खड़ा रहे। जब तक प्रोजेक्शन आए, पेनिट्रेशन हो और पेनिट्रेट होकर बीम बाहर निकल जाए, तब तक वो उसी पोजीशन पर खड़ा होना चाहिए। अगर उस बीच में कहीं वो मूव कर गया, कहीं रोटेट कर गया, तो एक्सरे खराब आ जाएगा। तो जो आप माइन्यूट चीज़ें देख रहे हैं वो खराब आ जाएगा। तो उसमें क्या है? रोटेशन। ये क्या है? इमेज क्वालिटी खराब कर देगी। तो हम लोग रोटेशन देखते हैं। अब रोटेट हुआ है नहीं हुआ है ये कैसे जज करें, वो हमें जानना है। बहुत आसान तरीका है रोटेशन जानना। आप कुछ नहीं करते हैं, आप बस स्टर्नम देखते हैं। आप सिर्फ स्टर्नम पर जाते हैं और स्टर्नम के बाद आप कहाँ देखते हैं? क्लेविकल, या आप स्टर्नम छोड़ देते हैं, हम आते हैं वर्टिब्रा पे आ जाते हैं। वर्टिब्रा से देख लेते हैं, और ज़्यादा आसान है। आप इस वर्टिब्रा पे आ जाओ, वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, पहला पॉइंट। अगर रोटेट होगा तो वर्टिब्रल कॉलम। अब वर्टिब्रल कॉलम आप जानते हैं स्पाइन्स होते हैं, बीच में स्पाइन होता है, ये सबसे ज़्यादा डेंस होता है, सबसे ज़्यादा शाइनी दिखता है स्पाइन। तो बीच में एक लाइन हम लोग खींचते हैं, इसको क्या कहते हैं? मीडियल लाइन, सेंट्रल लाइन, और साइड साइड में एक लाइन खींच देते हैं, लेटरल लाइन।
ये अब दोनों लाइन के बाहर कोई वर्टिब्रा नहीं जानी चाहिए और लाइन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। अगर बाहर वर्टिब्रा ना भी जाए तो भी लाइन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। ऐसा आप लाइन जब खींचने पर आए तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आप यहाँ हैं और यहाँ ऐसे हो गया, या आपकी लाइन कुछ ऐसे बन रही है। अगर आप एक्सरे लेते हैं और जब लर्निंग टाइम पर हम लोग होते हैं तो हम लोग बहुत बार जो करना भी चाहिए, एक्सरे लेते हैं और एक्सरे पर रफली हम लोग उस पर करते हैं। हम लोग उस पर रख कर एक स्केल रखते हैं और पेंसिल रखते हैं, और जहाँ वर्टिब्रा जितने बॉर्डर पे हम वर्टिब्रा बॉर्डर पे रखते हैं और पेन या पेंसिल से एक लाइन सीधा खींचते हैं जितने तक वर्टिब्रा दिखती है, और देखते हैं कि सीधी लाइन है या कहीं, या अगर सीधी लाइन में खींच रहा हूँ तो क्या कोई वर्टिब्रा उसको टच कर रही है, टच करके उस पार तो नहीं जा रही है। तो हम लोग वर्टिब्रा का पोजीशन पकड़ लेते हैं कि कौन सा वर्टिब्रा मूव हो रहा है। दूसरा, अगर आपकी लाइन, अगर आप बनाना चाहते हो वर्टिब्रा के बॉर्डर के साथ साथ अपनी लाइन, और लाइन आप जब बनाना शुरू करते हो तो पता चलता है कि वर्टिब्रा आपकी वर्टिब्रा कुछ ऐसे जा रही है, कुछ ये है। अब आप अगर लाइन यहाँ बनाना चाहोगे कि मैं बॉर्डर के साथ साथ लाइन बनाऊं, तो लाइन आपकी ऐसे आ जाएगी, ये तो ये क्या हो गया, अब ये टेढ़ी लाइन है, ये डाइवर्टेड लाइन है। तो ये पेशेंट तब होता है, जैसे अगर मैं एनाटॉमिकल मैं एक्सरे पोजीशन पे हूँ तो मेरा चिन स्टैंड पे है, तो चिन बिल्कुल स्टैंड पे, और मैं सीधा हूँ तो मेरा स्पाइन क्या है, ये वाला है, ये स्पाइन है। लेकिन अगर स्पाइन और अगर बीम जब आ रहा है उसी बीच में मैं कुछ ऐसे हो गया, या उसी टाइम मुझे लगा कि मैं और सही से कुछ हो जाऊं, पैसा लगा रहा हूं और ज़्यादा एक्सरे अच्छा आ जाए, और जैसे ही बीम आया मैं तुरंत और उसी बीच में उसको हक करने लग गया। तो वो जो अब मैं जो ये कर रहा हूँ, इससे क्या होगा, जो आपकी स्पाइन है ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं रह जाएगी, आप क्या हो गए, आप रोटेट हो गए। और इस बात को हो सकता है टेक्नीशियन देख लेता है बहुत बार, लेकिन वो रिपीट एक्सरे नहीं करना चाहता है, बहुत बार टेक्नीशियन नहीं देख पाता है। तो वो जो वर्टिब्रा है वो कॉलम अब आपका सीधा नहीं आएगा। आपको थोड़ा सा भी अगर अपने थोरेसिक अपने ट्रंक को मूव करेंगे तो आपका जो वर्टिब्रा है वो जरूर मूव होगा, बिना उसके मूव के आप ट्रंक मूव ही नहीं कर सकते। तो आप भले ही इतना करिए, आप यहाँ से भले इतना जाइए, आप आगे जाइए, पीछे जाइए, लेकिन आपकी वर्टिब्रा प्रभावित हो रही है और सीधी पोस्चर में तब नहीं आएगी। तो ये क्या है, रोटेशन है। अब रोटेशन नॉर्मली आप नॉर्मल एक्सरे देखोगे तो आपको वर्टिब्रा बिल्कुल स्ट्रेट मिलेगी। आप सेंट्रल स्पाइन पे एक लाइन मारोगे तो बिल्कुल लाइन सीधी चली जाएगी, तो आपकी वर्टिब्रा सीधी है। आप लेटरल लाइन 2 लाइन खींचोगे तो आपकी दोनों लाइन स्ट्रेट जाएंगे, तो आपकी वर्टिब्रा सीधी है, आपने बिल्कुल कुछ मूव नहीं किया। तो ये क्या हो गया, ये हो गया थोरैसिक रीजन, ये हो गया ट्रंक आपका, आपने ट्रंक मूव नहीं किया। अब बात आता है हाथ का, कि हो सकता है आपने ट्रंक मूव नहीं किया, लेकिन जब एक्सरे होता तो आपने शोल्डर कुछ ऐसा कर दिया हो, लेकिन आपका ट्रंक मूव नहीं हो रहा, आपकी स्पाइन तो स्ट्रेट है, आपने शोल्डर ऐसे कर दिया। तो वो हम लोग कैसे देखते हैं, क्लेविकल से देखोगे। नॉर्मली पीए बीम में क्लेविकल कैसी होती है, हॉरिजॉन्टल होती है या डाउनवर्ड होती है, क्या होती है, डाउनवर्ड होगी। और हम लोग यहाँ क्या देखते हैं, पीए रोटेशन में हम लोग क्या देखते हैं कि जब आप वर्टिब्रा, अभी भी वर्टिब्रा ही लेकर चलिए, कि आपको मीडियल हेड ऑफ क्लेविकल मिलेगा। मीडियल हेड ऑफ क्लेविकल मिलेगा जो दोनों साइड है। मीडियल हेड ऑफ क्लेविकल मिलेगा। हम देखते क्या हैं कि वर्टिब्रा का ये बॉर्डर, या फिर वर्टिब्रा बॉर्डर छोड़ो, स्पाइन ले लो, जो स्पाइन है
स्पाइन, इस स्पाइन को हम लोग सेंटर मान लेते हैं और एक लाइन खींचते हैं इस मीडियल बॉर्डर से लेकर इस मीडियल बॉर्डर तक, क्लेविकल के, एक क्लेविकल के से लेकर दूसरे क्लेविकल बॉर्डर तक लाइन खींचते हैं। और जरूरी क्या है कि ये जो लाइन है, ये जो लाइन हम लोगों ने दोनों क्लेविकल के बीच में खींची है, क्रॉस करते हैं किसको, स्पाइन को, ये सेंटर में पड़ना चाहिए, इस लाइन के बिल्कुल मिडल में पड़ना चाहिए। अगर बिल्कुल मिडिल में पड़ रहा है, यहाँ बिल्कुल मिडिल में है, आप इमेजिन कर सकते हैं आप ये अगर बिल्कुल मिडिल में है, आप ये पॉइंट रखिए दिमाग में। फिर आपके पास दूसरा है कि ये जो दूरी है, और मिडिल में होने का मतलब क्या है, इसका सेंटर का मिडिल में होने का मतलब क्या है कि ये जो बॉर्डर है, ये जो मीडियल हेड है क्लेविकल का, ये वाला ना तो इधर ज़्यादा पास हुआ है ना इधर ज़्यादा पास हुआ है, या कोई एक ज़्यादा पास नहीं आया, क्योंकि ये तो मूव हो नहीं सकता, ये इसके पास नहीं जा सकता है, क्लेविकल इसके पास आ सकती है। अगर आप ऐसे रहोगे तो क्लेविकल हॉरिजॉन्टल है, तो जो इसके बीच का स्पेस है वो आपको ज़्यादा फैला हुआ मिलेगा, ज़्यादा स्पेस मिलेगा। लेकिन अगर आप क्लेविकल उठा दोगे तो क्लेविकल फिर लंग्स की तरफ आने लग जाती है नीचे, तो वर्टिब्रल कॉलम के साइड आने लग जाती है, तो इसके बीच का स्पेस कम हो जाएगा। तो अगर आपको एक लाइन दूसरी लाइन खींचते हैं और आपका सेंटर यहाँ मिल रहा है, आपका सेंटर यहाँ मिल रहा है, तो कौन सी तरफ की क्लेविकल ज्यादा पास आ गई है, ये है राइट और ये है लेफ्ट। लेफ्ट साइड का क्लेविकल हो सकता है कि जब वो एक्सरे करा रहा था, अगर ये पीए वीव है तो इसको राइट बनाना चाहिए और इसको लेफ्ट। अगर ये पीए वीव है तो लेफ्ट क्लेविकल हो गया, राइट क्लेविकल हो गया और ये लेफ्ट। अब अगर ये पीए वीव है और एक्सरे हो रहा है और इसने अपने हाथ को ऊपर उठा दिया होगा, तो ये वाला जो स्पेस था, ये क्लेविकल उठकर अब आगे आ जाएगी और ये स्पाइन के पास चली जाएगी। यहाँ का स्पेस कम हो जाएगा और यहाँ का स्पेस ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ का स्पेस कम हो जाए, यहाँ का स्पेस हो सकता है उतना ही रहे और यहाँ का स्पेस कम हो जाएगा। तो जरूरी क्या है कि रोटेशन है कि नहीं है ये जानने के लिए कि ये सेंटर में होना चाहिए, दोनों तरफ का स्पेस बराबर होना चाहिए, इस वर्टिब्रल लाइन के और इस वर्टिब्रल लाइन के और इसके अपने हेड के लाइन के, इसके अपने हेड के लाइन के, इन दोनों के बीच का स्पेस बराबर होना चाहिए, यहाँ के बीच का स्पेस बराबर होना चाहिए। जिस साइड का स्पेस कम हो रहा है, अगर इस साइड का स्पेस कम हो रहा है, एक कॉन्सेप्ट जान लो, ये वाला तो फॉर्मूला है कि हम लोग जानना क्या चाहते हैं। दूसरा क्या है कि अगर इस साइड का स्पेस कम हो रहा है, इसका मतलब है कि इधर का हाथ उठाया गया है, और इस साइड का स्पेस कम हो रहा है तो इधर का हाथ उठाया गया है। लेकिन अगर ये सब कॉन्सेप्ट आप क्रॉस करते हैं तो बिल्कुल भी इन सब पे मत जाओ, बस इतना याद रखो कि स्पेस दोनों का बराबर होना चाहिए। अगर किसी तरफ का स्पेस कम हुआ है और क्लेविकल दोनों पोस्चर सिमेट्रिकल नहीं है, दोनों क्लेविकल पोस्चर बराबर होने चाहिए, जैसे एक तरफ दिखे वैसे दूसरी तरफ, यानी कि एक तरफ हॉरिजॉन्टल है और एक तरफ डाउनवर्ड या अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो दोनों क्लेविकल सेम पोजीशन पर होने चाहिए, दोनों तरफ के स्पेस बराबर होने चाहिए, और स्पेस नापना किससे है, स्पाइन से, स्पाइन प्रोसेस से, तो ये बराबर होना चाहिए। अब अगर दो पॉइंट आते हैं कि रोटेशन है कि नहीं है, पहला पॉइंट बिल्कुल वर्टिकल स्ट्रेट स्पाइन, दूसरा गैप बिटवीन स्पाइन लेटरल लाइन, स्पाइन और मिडिल है। लिखना चाहो तो एक लाइन लिख सकते हो कि मीडियल रोटेशन में लिख लो
रोटेशन में भी हो, द स्पाइनस प्रोसेस ऑफ द थोरेसिक वर्टिब्रा, द स्पाइनस प्रोसेस ऑफ thoracic vertebra are in the midline, और इन द, अब ये स्पाइनस प्रोसेस क्या है, मिड लाइन में है। ये पहला पॉइंट है। ये रोटेशन नहीं है, नॉर्मल कंडीशन है। यहाँ लिख सकते हो नॉर्मल, एट नॉर्मल कंडीशन हेडिंग डालना, एट नॉर्मल कंडीशन हेडिंग, और फिर पहला पॉइंट इसमें लिखो, द स्पाइनस प्रोसेस ऑफ द thoracic vertebra आर इन द मिड लाइन। दूसरा लिखो इसी में, दे शुड फॉर्म ए वर्टिकल लाइन, दे शुड फॉर्म ए वर्टिकल लाइन, एक सीधी लाइन इनसे बनना चाहिए। दे शुड फॉर्म ए वर्टिकल लाइन दैट they should form a vertical line, they should form a vertical line, vertical मतलब सीधी लाइन, that lies, L-I-E-S, lies मतलब बना रहना, that lies या बनना, that lies equal distance, that lies in equal distance, equal मतलब बराबर, distance मतलब दूरी, that lies equal distance from the medial end of the clavicle। ये जो मैंने समझाया वही मैं लैंग्वेज में लिखा रहा हूँ, equal distance from the medial end of the clavicle। कुछ समझ में आया ये रोटेशन पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रोटेशन के बाद इंस्पायरेशन। जब हम लोग एक्सरे करा रहे होते हैं पेशेंट का, या हमें जब एक्सरे कराना होता है तो इंस्पायरेशन फेज पे कराना चाहिए या एक्सपायरेशन फेज पे कराना चाहिए? पूरी हवा निकाल कर करा देना चाहिए या पूरी हवा भर के? इंस्पायरेशन फेज में। अब अगर कोई एक्सरे कर देता है, और बहुत कॉमन है ये सब, अगर कोई एक्सरे कर देता है और पेशेंट उस टाइम इंस्पायरेशन फेज में नहीं, एक्सपायरेशन फेज में, तो वो एक्सरे नॉर्मल आएगा? पहले बात तो क्लिनिकल कीमत समझिए इसकी, चेंज की तो सिर्फ सांस लेना और छोड़ने से तक का मतलब नहीं है, चेंज कितना आ सकता है आपके डायग्नोसिस में। आप लेक्चर याद करो, ऑब्स्ट्रक्टिव, रिस्ट्रिक्टिव और नॉर्मल लंग जब हम लोग बना रहे थे, तो हम लोग ये है, ये जो लंग है ये है एट द नॉर्मल पोजीशन, ये बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में है। फिर बात करते हैं सांस इंस्पायरेशन फेज का, ये है इंस्पायरेशन, सांस भर लिया गया, और ये है एक्सपायरेशन, सांस छोड़ दिया गया। लंग छोटा हो जाता है सांस जब छोड़ देते हैं तो। अब आप इमेजिन करिए कि कितना इंपॉर्टेंट है इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन पॉइंट। इसमें वॉल्यूम ज्यादा होगा या इसमें ज्यादा वॉल्यूम होगा? मैं लंग नंबर डाल देता हूँ, 1 2 3,
हाँ, कौन से नंबर में वॉल्यूम ज़्यादा होगा? 1 में ज़्यादा वॉल्यूम होगा, 1 में ज़्यादा वॉल्यूम होगा। अब आप सोचिए कि ये इंस्पायरेशन फेज का एक्सरे है, ये एक्सपायरेशन का फेज का एक्सरे है। डेंस ज़्यादा कौन होगा? ये वाला डेंस होगा या ये वाला डेंस ज़्यादा होगा? डेंसिटी किसकी ज़्यादा रहेगी? अगर हम लोग दोनों लंग्स में कंपेयर करें तो जिसमें ज़्यादा हवा है उसकी डेंसिटी ज़्यादा रहेगी या जिसमें कम हवा है उसकी डेंसिटी ज़्यादा रहेगी? थर्ड वाले की डेंसिटी ज़्यादा रहेगी, जबकि पेशेंट सेम है। पेशेंट सेम है। जैसे आपके पास, मैं एक एग्जांपल देता हूं कि आपके पास ये आया 5 तारीख को, 5 जुलाई को, और आपने इसका ट्रीटमेंट किया और आप चाहते और इस बार इसमें इंस्पायरेशन फेज में एक्सरे किया और इसमें बढ़िया एयर थी और डेंसिटी 400 था। जो 400 में याद रखते हैं वो है नॉर्मल, वो इंस्पायरेटरी लंग्स का है, वो 400 था। लेकिन जब ये एक्सपायरेशन करता है तो इसकी डेंसिटी बढ़ जाती है, नॉर्मली डेंसिटी बढ़ जाती है क्योंकि ये सिकुड़ गया, इसके अंदर अब गैप नहीं है तो डेंसिटी ये टाइट हो जाएगा। तो ये 400 से बढ़ के हो सकता है यहाँ 700। अब अगर इसका, और ये 5 जुलाई को एक्सरे कराया गया था और इसका हो सकता है आपने एक 15 दिन तक आपने एंटीबायोटिक और स्टेरॉइड्स दिए कि इन्फेक्शन खत्म हो जाए क्योंकि ये वाइट दिख रहा है, ओपेक दिख रहा है, इन्फ्लेमेशन है। लेकिन अब आपने 20 जुलाई को इसका एक्सरे कराया सेम पेशेंट का और इसने एक्सपायरेशन फेज में कर दिया। पॉइंट समझ में